आलोचक इसे विदेशी फलों की टोकरी कहते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का एक बहुत ही स्पष्ट जवाब मिलता है इस पर। हाँ, उन्होंने संविधान सभा में बहुत तार्किक बात कही थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का कोई पेटेंट नहीं है एग्जैक्टली। और इसमें से अच्छे विचारों को बेझिझक लिया जा सकता है। तो अगर किसी दूसरे समाज ने परीक्षण और त्रुटि के बाद एक सफल व्यवस्था बना ली है, तो लोग विदेशी स्रोतों की बहुत बात करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा, एक सेकंड, 60%? हाँ 60%, वो सीधे तौर पर भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ओह, मतलब ब्रिटिश कानून से? बिल्कुल। कुल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो शब्दशः या फिर मामूली बदलावों के साथ इसी ब्रिटिश अधिनियम से आए हैं। अरे वाह, 250 अनुच्छेद! हाँ, मतलब जो प्रशासनिक ढांचा है, न्यायपालिका का प्रारंभिक स्वरूप है और जो आपातकालीन शक्तियों का आधार है, वो सब उसी अधिनियम की 1935 के अधिनियम ने एक ऐसा तंत्र स्थापित कर दिया था जिससे उस समय के अधिकारी और हमारे नेता भली भांति परिचित थे। वो सिस्टम पहले से काम कर रहा था। हाँ, संविधान निर्माताओं ने उस मशीनरी को इसलिए अपनाया क्योंकि वो व्यवहारिक रूप से काम कर रही थी। लेकिन, और ये सबसे बड़ी तस्वीर का अहम हिस्सा है, उन्होंने उसमें से औपनिवेशिक शोषण की जो भावना थी ना, उसे पूरी तरह से निकाल दिया। तो 1935 के अधिनियम के अलावा एक और बहुत गहरी छाप जो उन्होंने छोड़ी, वो थी हमारी संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, ये एक और बहुत दिलचस्प चुनाव है। कैसे? क्योंकि उस समय दुनिया के सामने अमेरिका का भी एक बहुत सफल अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मौजूद था। हाँ। तो हमने ब्रिटेन की तरह ये प्रधानमंत्री और संसद वाली व्यवस्था को ही क्यों चुना? इसका कारण भी वही निरंतरता और परिचितता थी। अच्छा। भारतीय नेता दशकों से इस संसदीय बहस और कार्यप्रणाली को देख रहे थे, वो इसका हिस्सा बन रहे थे, तो ये अचानक से कुछ नया नहीं था उनके लिए। मेक सेंस। और एक और बहुत ही मौलिक अवधारणा जो हमने ब्रिटेन से ली, वो है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा औजार था। अरे हाँ, इस एकल नागरिकता के तंत्र को अगर हम अमेरिका के संदर्भ में रख के देखें ना, तो इसकी अहमियत और भी साफ हो जाती है। बिल्कुल, अमेरिका का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। वहाँ किसी भी व्यक्ति के पास अपने स्टेट का, जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास का एक अलग पास होता है और पूरे देश का अलग। सही बात है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ भाषा, पहनावा और संस्कृति हर कुछ 100 किलोमीटर पर बदल जाती हैं, अगर राज्यों की अलग नागरिकता दे दी जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ, तो शायद राज्यों के बीच ना एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वो अदृश्य दीवार देश को भीतर से बांट सकती थी। एकल नागरिकता ने यह सुनिश्चित किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति की प्राथमिक और अंतिम पहचान सिर्फ एक भारतीय की हो। अब सिर्फ एक ही पहचान पत्र चलता है। बिल्कुल। और हाल ही के वर्षों में धारा 370 हटने के बाद जो बदलाव आए हैं, उसने तो इस संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को जमीनी स्तर पर और भी अधिक मजबूत कर दिया है। सही कहा। अब चूंकि हमने अमेरिका का जिक्र किया ही है, तो ये देखना भी अहम है कि हमने दुनिया के इस सबसे पुराने और शक्तिशाली लोकतंत्र से आखिर सीखा क्या। हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि अमेरिका का योगदान सीधा नागरिकों की ताकत से जुड़ा है। मतलब संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता से एक देश तो बन गया, लेकिन जब राज्य के पास इतनी शक्ति आ जाती है, तो नागरिकों के पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है? एग्जैक्टली। यहीं पर अमेरिका का प्रभाव सबसे ज्यादा नजर आता है। अगर हम इतिहास और वैश्विक राजनीति पर नजर डालें तो अमेरिका हमेशा से सत्ता, शक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों का एक बहुत बड़ा प्रतीक रहा है। तो क्या इसके लिए कोई मेमोरी ट्रिक है जो हमारे स्रोत सामग्री में दी गई है? बिल्कुल है। ट्रिक ये है कि क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली यानी पावरफुल देश है, इसलिए हमने वहां से पावर और अधिकार वाली चीजें ली हैं। अच्छा। जैसे कि मौलिक अधिकार। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका का इतिहास ही नागरिकों अधिकारों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। राज्य की शक्ति असीमित न हो जाए और वो नागरिकों का दमन न करने लगे, इसके लिए एक ढाल की जरूरत थी। और वे मौलिक अधिकार ही वो ढाल हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक संस्था भी तो चाहिए थी जो बिना किसी दबाव के काम कर सके। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी अमेरिका से ही लिया गया है। ये तंत्र तो बहुत ही तार्किक रूप से जुड़ा हुआ लग रहा है।
मतलब अगर सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो नागरिकों के खिलाफ है, तो उसे रोकने की पावर स्वतंत्र न्यायपालिका के पास होती है। सही कहा। और इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति जैसे शक्तिशाली पदों का कॉन्सेप्ट भी उसी अमेरिकी व्यवस्था की देन है। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया गया? वहां से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए, जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं। तो अगर मौलिक अधिकार एक नागरिक की ढाल है, तो क्या हम इन नीति निदेशक तत्वों को सरकार के लिए कंपास या दिशा सूचक यंत्र मान सकते हैं? हाँ, ये कंपास वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। क्योंकि ये वे नीतियां हैं जो सरकार को बताती हैं कि उसे समान वेतन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कैसे काम करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि इनके लिए सीधे कोर्ट नहीं जाया जा सकता। हाँ, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। सही कहा। लेकिन फिर भी ये शासन का मूल आधार है। और आयरलैंड से ही एक और बहुत ही दिलचस्प और समावेशी व्यवस्था ली गई है। वो क्या है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा नामांकन। ये जो प्रक्रिया है ना, ये कानून बनाने की पूरी गतिशीलता को बदल कर रख देती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये नियम मुझे व्यक्तिगत रूप से ना बहुत प्रासंगिक लगता है। कैसे? क्योंकि आमतौर पे जब हम संसद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस चुनावी राजनीति और राजनेताओं की तस्वीर उभरती है। वही रैलियां और चुनाव। हाँ, लेकिन एक देश को चलाने के लिए सिर्फ राजनीतिक कौशल ही काफी थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों में जो हमारे देश का असली टैलेंट है, उसे भी तो नीति निर्माण का हिस्सा होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो 12 सदस्यों का ये जो नियम है, ये सुनिश्चित करता है कि एक महान वैज्ञानिक या कोई बहुत बड़ा कलाकार बिना चुनावी दलदल में उतरे सीधे देश के सर्वोच्च मंच पर अपनी आवाज रख सके। सही बात है। ये लोकतंत्र को केवल बहुमत के शासन से आगे ले जाकर उसे एक बौद्धिक गहराई प्रदान करता है। और जब ऐसे संकट प्रबंधन या क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आती है, तो मुझे लगता है हमने जर्मनी की व्यवस्था को देखा था। एकदम सही। अगर हम जर्मनी के इतिहास पर नजर डालें, विशेष रूप से उस दौर पर जब वहां लोकतंत्र पूरी तरह से तानाशाही के सामने ढह गया था, हिटलर वाला समय। हाँ, इससे ये समझ आता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं। तो आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन का जो सिद्धांत है, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। तो इसकी मेमोरी ट्रिक वही हुई ना, जर्मनी सुनते ही हिटलर याद आता है। बिल्कुल। हिटलर यानी तानाशाही, लोकतंत्र खत्म, जनता की आवाज बंद, मतलब आपातकाल। एग्जैक्टली, यही ट्रिक है इसे याद रखने की। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन आवश्यक प्रावधान है। जब देश का अस्तित्व ही संकट में हो, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कुछ समय के लिए पीछे रखना पड़ता है ताकि राष्ट्र को बचाया जा सके। सही बात है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार एकात्मक रूप ले लेती है और राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। इससे होता क्या है कि निर्णय बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं। और इसी कानूनी अनुशासन के संदर्भ में ना, जापान का भी एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम योगदान है। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया है। बिल्कुल। पर इस सिद्धांत का असल जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर इसे आसान शब्दों में समझना हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस या सरकार किसी भी व्यक्ति को अपनी मनमर्जी से सजा नहीं दे सकते? एग्जैक्टली, यही मतलब है इसका। अगर किसी की स्वतंत्रता छीननी भी है, तो उसके लिए एक स्पष्ट कानून होना चाहिए और उस कानून का अक्षरे अक्षरे पालन होना चाहिए। ये राज्य की मनमानी पर एक बहुत बड़ा अंकुश है। ये सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। भारतीय संविधान की ये जो बदलने की क्षमता है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से? हाँ, वहां से संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया ली गई है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को देखें, तो अफ्रीका का सबसे विकसित देश है वो। बिल्कुल। और उसने अपनी पूरी व्यवस्था को रंग भेद से निकालकर एक समावेशी लोकतंत्र में बदलने का अभूतपूर्व काम किया है। तो परिवर्तन की वो शक्ति, वो बदलाव करने की प्रक्रिया हमारे संविधान का भी हिस्सा है। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी है, यही इसे प्रासंगिक बनाए रखती है। एग्जैक्टली। और जब बदलाव और तालमेल की बात आती है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के टकराव का भी तो होता है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। क्योंकि देश बहुत बड़ा है, केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं और राज्यों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं।
इस टकराव को रोकने के लिए हमने क्या किया? इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया। ये एक बहुत ही शानदार तंत्र है। ये व्यवस्था शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे से एक कदम आगे की सोच है। अगर इस समवर्ती सूची को समझना हो ना, तो मुझे लगता है ये एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। हाँ, जॉइंट बैंक अकाउंट, ये कैसे? देखिए, जैसे एक जॉइंट अकाउंट में दो अलग-अलग लोग पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, हाँ, उसी तरह समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, वन और विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय रखे गए। अच्छा, तो इन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। बिल्कुल सही। इससे होता ये है कि पूरे देश में शिक्षा का एक बुनियादी स्तर भी समान रहता है, जो केंद्र के कानून से आता है, और राज्य अपनी स्थानीय संस्कृति और भाषा के हिसाब से उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। ये जॉइंट बैंक अकाउंट का दृष्टिकोण इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो उसमें मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज थे ही नहीं। एकदम सही। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ये विचार बहुत बाद में आया, 1976 में, और इसके लिए प्रेरणा मिली थी रूस से, जिसे उस समय सोवियत संघ या यूएसएसआर कहा जाता था। जी हाँ, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति। हाँ, ये एक परिपक्व होते लोकतंत्र की निशानी थी। ये महसूस किया गया कि अधिकारों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को ना समझें। सही बात है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और देश की अखंडता की रक्षा करना शामिल है। बिल्कुल। ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्र निर्माण एक दो तरफा रास्ता है। हमारे श्रोताओं को भी गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? देखिए, हमने देखा कि कैसे 1976 में रूस से प्रेरित होकर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा ये जीवंत दस्तावेज कभी भी पूरी तरह से फिनिश्ड या समाप्त नहीं होता। वो तो है, ये निरंतर बदलता रहता है। तो ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्राइवेसी जैसे नए मुद्दों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो भविष्य में इन नए मुद्दों के लिए हमारे इस जीवंत दस्तावेज में कौन से नए स्रोत जुड़ने वाले हैं? क्या हम किसी नए वैश्विक कानून से प्रेरणा लेंगे, या इस बार भारत खुद दुनिया के लिए इन नए मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करने वाला स्रोत बनेगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो वाकई भविष्य की दिशा तय करेगा। उस विशाल घर का निर्माण जिसकी हमने कल्पना की थी, अभी रुका नहीं है। समय और तकनीक के साथ उसका नवीनीकरण हमेशा जारी रहेगा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को